8. रात का सन्नाटा था और काल कोठरी के अंधेरों में सिर्फ एक प्रचंड रोशनी का असर था। रोशनी जो विदिशा की आंखों से बहते आंसू में चमक रही थी। उसका हाथ अपने उभरे हुए पेट पर था और चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या मेरे बच्चे का भविष्य भी अंधेरे में ही लिखा है? विदिशा का तन्हा मन उस काल कोठरी में एक बार फिर ओजस की बातें याद कर रहा था। सुन, अगर लड़का हुआ तो तू और तेरा बच्चा इस काल कोठरी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन अगर लड़की हुई तो तुम दोनों को ना जमीन में गाड़ दूंगा। समझ में आया? रानी विदिशा, आप ठीक है ना? अरे ये क्या, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी और आपने इसे छुआ भी नहीं है। रानी, आपके लिए ऐसी हालत में कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। वो मार डालेगा मुझे और मेरे बच्चे को, मार डालेगा। क्या फ़ायदा आप कुछ भी करने का जब मेरा भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है। रानी विदिशा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप परेशान ना हो। हम सभी दासियां इस कबीले में अब तक सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं ताकि आपको उस राक्षस के चुंगल से छुड़ा पाएं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ रानी, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दासी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ओजस ने मुझे और मेरे बच्चे को पहले ही मौत की सज़ा सुना दी है। वो हमें जिंदा दफना देगा। इसी काल कोठरी में मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। रानी, उस राक्षस ओजस का चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। उसके दिल में सिर्फ धन और सिंहासन के लिए चाहत है और हम सब उसके लिए बस एक मोहरे हैं। उसने आपके पिता के कबीले को भी मिटा दिया रानी, आपके पूरे खानदान का अंत कर दिया और अब वो एक दासी के साथ विवाह करने की तैयारी कर रहा है। क्या कहा तुमने? मेरा कबीला, मेरा परिवार, मेरे पिता? हाँ रानी, ओजस एक शैतान है। जितना दिखाई देता है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक और हैवानियत से भरा हुआ इंसान है वो। उसने सिर्फ धन के लिए सब कुछ मिटा दिया। अब आपके पिता के गांव पर भी उसी का राज है। ओजस एक ढोंगी, एक पापी है। अगर मैं इस काल कोठरी से बाहर निकल गई तो मैं अपने इस अजन्मे बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं एक एक चीज का बदला लूंगी उस आदमी से। लेकिन तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। रानी, मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आहोंडे का जो अंत हुआ था, मैं नहीं चाहती कि आप भी उसी तरह अपना अंत देखें। आहोंदे? मेरे पिता ने मुझे चेतावनी दी थी, ठीक यही चेतावनी। उन्हें भी यही डर था कि आहोंदे जैसा अंत मेरा ना हो जाए, लेकिन मैंने सब कुछ अनदेखा कर दिया इस हैवान के प्यार में। रानी, आहोंडे के साथ जो हुआ ना, अगर हम ज़्यादा दिन यहाँ रुके तो शायद हम सबका हश्र वही होगा। आपको पता है, उसकी चीखें आज भी पहाड़ी में बसती हैं। ओजस ने उसका तन और मन दोनों को तोड़ दिया था। मैं नहीं चाहती कि आप भी वही सब देखें। मुझे कुछ करना होगा। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ किसी भी हाल में। दासी, तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं कोशिश करूँगी, पर रानी विदिशा, समय कम है और ओजस के आदमी हर जगह हैं। मुझे सोचने और योजना बनाने के लिए समय दीजिए। हमें जो करना होगा मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले करना होगा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालो। तुम फिलहाल जाओ यहाँ से। किसी ने देख लिया तो तुम मुसीबत में आ जाओगी। विधि अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक अजीब उलझन में थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उस नींद में कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही थी, ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लो। विधि, उठो। विधि, तुम ठीक हो? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लो। विधि, सब ठीक है। कबीर ठीक है एकदम। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? लेट मी सी। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें स्पेस दीजिए। आप विधि, आर यू ओके? विधि? डॉक्टर, आर यू ओके? यस यस। इस वक्त इसके अंदर इतनी शक्ति है कि मुझे छूने ही नहीं दिया जा रहा। बहुत सी आत्माएं इसके शरीर में बसी हुई हैं जो मुझे इसके पास आने से रोक रही है। ये सब क्या हो रहा है? ओह लुक, विधि जाग रही है। विधि, आर यू ओके? विधि, तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो गया था नींद में? My head, क्या हुआ? And how is this guy? And what is he doing in my bedroom?
Oh God, not again. It's okay, Vidhi. He's a doctor, okay? He's here to help you. Help me with that. I'm okay. You know what? Forget it, Vidhi. Oh, sorry. You have already forgotten it. रात गई, बात गई. Shut up, Momo. ये मजाक का वक्त नहीं, okay? आप नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी. मेरा बच्चा. आप सपने में क्या देख रही थी? सपना, बच्चा, सपना, आहोंदे की दर्दनाक मौत, वजीर आहोंदे की मौत, उसकी चीखें. Okay, relax. विधि आहोंडे यहाँ नहीं है. तुम बस एक डरावना सपना देख रही थी. मिस विधि, आप रेस्ट कीजिए. आई थिंक हम सबको कुछ टाइम देना चाहिए ना. विधि के सपने सिर्फ सपने नहीं है. उसके अंदर कुछ ऐसा है जो अपनी कहानी बताना चाहता है. मिस्टर वजीर, you know, as soon as I touched Vidhi's hands, I felt numerous spirits inside her. बहुत सी आत्माएं थी उसके अंदर. ये आत्माएं आदमी और औरतें दोनों की थी. और ये आत्माएं नहीं चाहती कि कोई आउटसाइड सोर्स उनके नेचुरल हैबिटेट में घुसे. इसलिए सोते समय विधि के शरीर में इतने गहरे सेंसेशंस हो रहे थे. आई फेल्ट द करंट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और उसी में उसकी ताकत का अंदाजा हो गया. हम सबको तैयार रहना होगा मोमो, क्योंकि जो आगे होगा वो हमारी सोच से परे होगा. विधि जो कुछ भी अगला कदम उठाएगी वो उसके सपनों के जरिए ही उसे पता चलेगा. इसीलिए हमें उस पर गहरी नजर रखनी होगी. विधि जिस चक्रव्यूह में फंसी हुई थी उसका हिस्सा और कौन कौन था ये जानना जरूरी था, जिसके लिए डॉक्टर ढांडा का कबीर से बात करना बेहद जरूरी था, क्योंकि सिर्फ कबीर ही था जो विधि की तरह अजीब बर्ताव कर रहा था. अगली सुबह डॉक्टर ढांडा ने कबीर से बात करने का फैसला किया. वो जानना चाहते थे कि आखिर इन सब के बीच कबीर के दिमाग में क्या चल रहा था. क्या कबीर इस चक्रव्यूह का हिस्सा था जिसमें विधि फंसी हुई थी? मोमो ने रुक्मणी से कबीर के साथ डॉक्टर ढांडा के सेशन में बैठने को कहा. कबीर बेटा, हाउ आर यू? हाउ इज योर स्कूल? अरे आज अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गए बेटा? क्या हुआ आपको? मजा नहीं आता है उनके साथ? ये रुक्मणी आंटी है ना, ये आपका ठीक से ध्यान तो रखती है ना? हाँ, वो क्या है ना डॉक्टर साहब, हमारे कबीर बाबा थोड़े शर्मीले हैं. ऐसे अनजान लोगों से बात करने में जरा कतराते हैं. काफी देर तक डॉक्टर ढांडा ने कबीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर के मुंह से एक आवाज नहीं निकली. वो चुपचाप बस एकटक डॉक्टर ढांडा को देखे जा रहा था. कबीर बेटा, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी मम्मा वो कैसी हैं? बेटा, क्या तुम आहोंडे को जानते हो? हाँ. और तुम्हें पता है कि वो इस वक्त कहाँ पे है? वो वहाँ है मम्मा के साथ. No, she's coming. आ रही है वो. आहोंडे की आत्मा सिर्फ विधि के सपनों में नहीं, उसकी हकीकत में भी है, इसी घर में. विधि के मन में बेचैनी थी डॉक्टर ढांडा को लेकर. एक नया अनजान आदमी दूसरे देश से आकर उसी के घर में रह रहा था और उसके बच्चे से सवाल जवाब कर रहा था. विधि के लिए ये सब बहुत अनकंफर्टेबल था. वजीर, मुझे ये डॉक्टर घर में नहीं चाहिए. मुझे उस पर भरोसा नहीं है. विधि, तुम्हें क्यों लगता है कि डॉक्टर ढांडा हमारे लिए खतरा है? वो तो तुम्हारी और हमारे परिवार की मदद करने के लिए आए ना यहाँ पे. मदद? तुम्हें पता है वो कबीर से अजीबोगरीब सवाल करता है. कबीर उसके सामने जाने से भी घबराने लगा है. मैडम, कबीर बाबा ने एक लड़के को मार दिया है. वो नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा है. कबीर? विधि और वजीर दोनों रुक्मणी के साथ नीचे भाग कर गए. नीचे पहुंचते ही दोनों ने देखा एक लड़का जमीन पर पड़ा था. उसके सर पर गहरी चोट थी और उसके आसपास के बच्चे डर कर दूर खड़े थे. कबीर एक कोने में चुपचाप खड़ा हुआ था. कबीर, ये सब क्या है? कबीर बेटा, क्या हुआ? अंकल, कबीर ने सनी के सर पर पत्थर मारा. क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि सनी कबीर को छोटा बोल रहा था, उसकी हाइट का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि वो इतने सालों से एक ही क्लास में है. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके बच्चे ने हमारे बेटे के ऊपर हाथ कैसे उठाया?
अरे आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, साइको है, साइको। आप लोग उसे दूसरे बच्चों से अलग करिए प्लीज। देखिए, हम माफी चाहते हैं, लेकिन कबीर वो बस एक बच्चा है। अरे बच्चे के नाम पर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। दिख नहीं रहा है आपको कितनी गहरी चोट लगी है उसे, मेरे सनी को? देखिए, आप अपने कबीर को बाकी बच्चों से दूर रखिए प्लीज। वजीर और विधि कबीर को लेकर अंदर चले गए। कबीर अब भी चुप था। वो विधि के गोद में छुपने की कोशिश कर रहा था। कबीर, मुझे बताओ तुमने उसे क्यों मारा? वजीर प्लीज बस करो, कबीर ऑलरेडी डर गया है, वो एक बच्चा है। विधि, ये एक बच्चा होने की बात नहीं है। एंड ऑल ऑफ दिस इज नॉट नॉर्मल। हमारा कबीर कभी ऐसा नहीं था। कबीर हर दिन और ज्यादा वियर्ड होते जा रहा है। और क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? What do you mean वियर्ड होता जा रहा है? वजीर, कबीर तुम्हारा भी बच्चा है। अरे मैं तंग आ गया हूँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे के इस पागलपन को डिफेंड करते करते। वजीर, you're crossing the line. Sharp, okay? आई एम सॉरी यार विधि, मुझे लगता था ये सब अब खत्म हो चुका है, बट अब तो कबीर के साथ साथ तुम भी वियर्ड बिहेव करने लगी हो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी विधि। आई शुडंट बी सेइंग ऑल ऑफ दिस। It's okay वजीर, but we are in this together वजीर। एक तुम ही हो मेरा सहारा। प्लीज तुम भी मुझसे इस तरह दूर मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। Who am I without both of you? वजीर अपना दिमाग शांत करने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में कई ख्याल चल रहे थे। सवालों का तूफान आया हुआ था उसके अंदर, लेकिन उसके किसी भी सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उस रात वजीर ने मोमो के साथ टेरेस पर वाइन बॉटल खोलकर बैठने का फैसला किया। मोमो भी वजीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि वो वजीर के साथ एक लंबे समय के बाद ब्रो टू ब्रो बात कर पाएगा। वाह, आज तो वजीर भी सीरियस मूड में है। चल पहले एक टोस्ट मारते हैं। टोस्ट? किस बात का मोमो? इस बात का कि तेरे अंदर की जवानी अभी जिंदा है और तुझे अपनी जवानी जीने की याद आई। चीयर्स। लेकिन वजीर का चेहरा उसकी असली कहानी छुपा नहीं पाया। मोमो, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ से फिसल रही है। क्या मतलब? विधि सपनों में जी रही है मोमो। हर रात वो एक नए डरावने सपने में चली जाती है और हर सुबह सब कुछ भूल जाती है। पता नहीं कुछ दिनों में वो मुझे भी याद कर पाएगी या नहीं। और कबीर बोलता ही नहीं। एंड ही इज नॉट ग्रोइंग अप मोमो। और आज तुमने देखा ना क्या हुआ। लगता है कि वो कहीं अटका हुआ है। और तू? मुझे लगता है कि मेरी बीवी और मेरा बेटा अब हमेशा के लिए यहीं अटके रह जाएंगे मोमो। मुझे डर लगता है कि एक दिन मैं भी इस लूप का हिस्सा बन जाऊंगा। अरे भाई, ज्यादा मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मोमो, कभी कभी लगता है मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए कहीं दूर और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मोमो वजीर के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच रहा हो और सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा वो चाहता था। जो तू सोच रहा है वो आसान नहीं है, पर अगर तू अपने बारे में सोच ही रहा है तो ये गलत भी नहीं है। मोमो की बातों में एक अलग सी बात थी, एक अंदर की प्रेरणा, एक नई योजना का संकेत। और वजीर शायद नशे में इतना धुत था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद तुम सही कह रहे हो मोमो। जब मोमो और वजीर रात को दिल की बातें करते हुए वक्त बिता रहे थे, तब विधि अपने दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखने में व्यस्त थी। रात के सन्नाटे में विधि अपनी डायरी के पन्ने लिखने में मग्न थी। उसका मन अब भी दिन की घटनाओं से बेचैन था। उसके हाथों का कांपना और उसकी आंखों में छुपी चिंता इस बात का साइन दे रही थी कि वो एक सुकून भरी नींद से दूर थी। आज का दिन अजीब था। कबीर ने एक पत्थर से एक लड़के को मारा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके हाथों में गुस्से की तस्वीर थी। मुझे समझ नहीं आता मेरा कबीर क्यों ऐसे हो रहा है। वजीर का गुस्सा भी एक नई परीक्षा ला रहा है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? ठीक उसी लम्हे में अचानक से तेज हवा चलने लगी। कमरे के कोने से एक अजीब सी ठंडी लहरें उठी और उसके सामने रखी डायरी के पन्ने उड़ने लगे। ये हवा अचानक? विधि ने तुरंत उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की। उसका दिल तेज धड़क रहा था,
जैसे कोई अनजान खतरा उसके पास था। बिजली, मौसम कैसे अचानक बदलने लगा? विदिशा, विदिशा। विधि ने अपने कानों को पकड़ लिया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह आवाज किसी अलौकिक शक्ति की थी जो उसके अंदर तक गूंज रही थी। कौन है? मैं विधि हूँ, विदिशा नहीं। तुम विधि नहीं हो, तुम तो विदिशा हो, ओजस की विदिशा। विधि का चेहरा सफेद हो चुका था। उसने तुरंत अपनी डायरी उठाई और लिखने लगी। जैसे वजीर ने उसे कहा था कि कोई अजीब बात हो तो उसे अपनी डायरी में लिख ले। लिख लो विधि, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये लिखने से तुम अपने परिवार को बचा लोगी? आहोंदे, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे जैसे लोगों का सिर्फ एक ही अंत होता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा काम जल्द से जल्द पूरा करो, नहीं तो इस कहानी का अंत ठीक नहीं होगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देगा, जैसे विदिशा का पति उसका साथ छोड़कर उसका शोषण कर गया, वैसे ही विधि के साथ होगा। नहीं, वजीर ऐसा नहीं करेगा। वजीर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम इतनी भुलक्कड़ हो विदिशा? विधि के पति ने तो अभी से हार मान ली है, वो उसे कभी नहीं समझेगा। और तुम्हारा बेटा? कबीर को क्या किया तुमने? तुम्हारा बेटा अब मेरे बस में है। उसका गुस्सा, उसकी शांति, सब कुछ मेरा है। आज उसने एक पत्थर फेंका, कल वो इंसानों की जान लेगा। उसका गुस्सा उसे एक जानवर बना देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। विधि का दिल धक धक कर रहा था। उसने डायरी के पन्ने पर कबीर, गुस्सा, आहुंडे का श्राप लिखा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? कैसे मैं अपने बेटे को बचा सकती हूँ? बलि चढ़ानी होगी। बलि? किसकी बलि? जो तुम्हें धोखा देगा उसकी बलि। वजीर?